हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं एम्स नॉर्सेट की नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में आपको एम्स एग्ज़ाम यहाँ पर क्लिक करना है। एम्स एग्ज़ाम लिखने के बाद आपको देखिए एम्स एग्ज़ाम हमने लिखा हुआ है, तो एम्स एग्ज़ाम लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से आता है। तो ये देखिए एम्स हम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो इस पेज में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइक एकेडमिक कोर्स, रिक्वायरमेंट, रिजल्ट, एम्प्लॉयर। मतलब तो हमें क्लिक कहाँ करना है, रिक्वायरमेंट में यहाँ पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट में क्लिक करने से पहले अगर आप मोबाइल फ़ोन में इसे ओपन कर रहे हैं ना, तो आप डेस्कटॉप साइट में भी यहाँ पर देख सकते हैं। डेस्कटॉप साइट में ओपन करने से आपको प्रॉपर दिखेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं रिक्वायरमेंट पर। तो रिक्वायरमेंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है लाइव एडवर्टाइजमेंट। दो जगह हमें लाइव एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन देखना है एम्स नॉर्सेट का, नॉर्सेट 8 का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, ये जो ऊपर दिया हुआ है वो नॉन फैकल्टी है, रिक्वायरमेंट ग्रुप ए के लिए है। लेकिन जो हमें देखना है लाइव एडवर्टाइजमेंट नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 8 का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। लाइव एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, मतलब फॉर्म अभी भी फिल किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट पर। नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट करने पर यहाँ पर देखिए ये आप को कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नॉर्सेट 7 हमें नहीं ओपन करना है, हमें लाइव एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। मतलब नॉर्सेट 8 पर जो भी हमें दिया गया है व्यू डिटेल में क्लिक करना होगा। तो हमें नॉर्सेट 8 की नोटिफिकेशन देखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू डिटेल पर। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमें अब देखते हैं नोटिफिकेशन। तो हमें सारा यहाँ पर हम सारी चीज़ें यहाँ पर पहले रीड आउट करेंगे फॉर्म भरने से पहले। और अगर आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर आप फर्स्ट टाइम नॉर्सेट का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट, आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा। एंड लॉग इन टू अप्लाई आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो अब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन में हमें क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट्स है, कब की रहने वाली है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स पर। तो डाउनलोड हो गई है यहाँ पर हमारी नोटिफिकेशन रहने वाली है। तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें ओपन हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप अपने फ़ोन में जो भी चलाते हैं, आपका वहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स ओपन हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो स्टार्टिंग डेट कब से थी और क्लोजिंग डेट क्या है। तो देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है। स्टार्ट डेट मतलब 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गया था। 17 मार्च 2025 को लास्ट है इसका जो फॉर्म भरने का। तो इसे आप 17 मार्च के पहले ही फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, इस कारण से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही इस फॉर्म को फिल कर लें। और देखिए यहाँ पर 5 PM, आप 12 बजे रात के इंतज़ार मत करिएगा, शाम के 5 बजे के पहले ही आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है 17 मार्च 2025 लास्ट डेट है नॉर्सेट 8 का। अब ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो गई कि कब से कब तक है। तो 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 17 मार्च तक लास्ट डेट है। तो समय 2 दिन का ही बचा हमारे पास। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 25 मार्च 2025 को आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर क्लियर कर दिया है, मतलब आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी 25 मार्च 2025 को कि आपका जो फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लिया गया है कि नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड लिखा स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ रिजेक्शन इमेज अदर डेफिशिएंसीज। 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक आपका जो भी करेक्शन होगा वो आप कर सकते हैं, लाइक इमेज हो गया या फिर कोई अदर डेफिशिएंसी है, वो सारी चीज़ आप 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको समय दिया गया है, 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक के लिए आपको समय दिया गया है करेक्शन के लिए। तो आप करेक्शन भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी गलतियां हमारे सिलेक्शन के बाद भी हमें रिजेक्ट कर देती है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो बात करते हैं सेंटर की, जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही पता चल जाएगा। देखिए, 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन के 1 वीक पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो क्या होने वाला है। तो आप पहले से ही अपना रिजर्वेशन, जो भी अगर आपका दूर आता है तो आप पहले से करवा सकते हैं। तो आपको 1 वीक पहले ही पता चल जाएगा आपका सेंटर। और अपलोड टू एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही अपलोड हो जाएगा। तो बिफोर एग्जामिनेशन, टुडे बिफोर एग्जामिनेशन आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि जो नॉसेट 8 है, नॉसेट का जो एग्ज़ाम है 2 स्टेज में होता है, CBT स्टेज 1 एंड CBT स्टेज 2। तो जो एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट की जो डेट रहने वाली है वो 12 अप्रैल 2025 है, और जो स्टेज सेकंड के एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 2 मई 2025 को रहने वाली है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप CBT फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में अगर आप क्लियर होते हैं तो ही आपको स्टेज सेकंड में एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। तो इसके पहले आपको स्टेज फर्स्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेज फर्स्ट के बाद ही आपको स्टेज सेकंड का एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट टू बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज़ ऑल ओवर इंडियाज़ में रहने वाला है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं वापस से। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ और नोटिफिकेशन। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सीट पोजीशन की। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं सीट पोजीशन पर, और सीट पोजीशन को ओपन करते हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पर PDF में ओपन करते हैं कि किस स्टेट में या फिर किस सिटी में कितनी सीट रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। भटिंडा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी एंड मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, ऋषिकेश, रायपुर, राजकोट, एम्स विजयपुर जम्मू एंड यहाँ पर कोलकाता, NIT RD मुंबई, CIP रांची में भी रहने वाला है एम्स से रिलेटेड। और यहाँ पर जो भी अदर हॉस्पिटल है ये सारे यहाँ पर रहने वाले हैं एम्स में। अब देखिए, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि टोटल किसकी कितनी सीट हैं। तो जनरल कैटेगरी से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल के कुछ इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो देखिए, पटना में जनरल का जो फीमेल के लिए है सबसे ज़्यादा है, 144 है। और यहाँ पर देखिए CAP FI MS ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कितनी सीट फीमेल के लिए है, कितनी मेल के लिए है, और टोटल कितनी रहने वाली है। तो टोटल जनरल की जो सीट है वो 744 है। OBC की जो टोटल सीट है 470 है। उसमें से भी देखिए, फीमेल, मेल, PWBD मेल, PWBD ये सब यहाँ पर पहले से ही इसे सिलेक्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है SC के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी यहाँ पर अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो टोटल जो, अगर टोटल ऑल ओवर की बात करें तो 1794 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो ये आपको, अगर आप अपने जो कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं या फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप सिंपली इस नोटिफिकेशन को जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, किस एरिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है, ये जस्ट नॉर्मल हो जाता है कि ये हमारा क्या हो गया कि कहाँ कहाँ पर जो भी सिटीज़ में, कौन कौन से यहाँ पर सिटीज़ में अवेलेबल है, किस किस सिटीज़ में हमें एम्स नॉसेट कि अगर आफ्टर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो कहाँ कहाँ के चांस है, हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अदर नोटिफिकेशन पर जाते हैं। नेक्स्ट हम वापस आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स का यहाँ पर हम देखिए क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। हम अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट बताई गई है, एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है, और जनरल कंडीशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा आप,
फर्स्ट तो आपको जो भी दिया गया है आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी नॉसेट 8 का ये जो क्राइटेरिया रहने वाला है ये रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और जो रजिस्ट्रेशन है आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और अगर आपका बीएससी मतलब पोस्ट बीएससी है या फिर तो वो भी जनरल नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन एज नर्स मिडवाइफरी विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो यहाँ पर आप पोस्ट बीएससी के स्टूडेंट भी यहाँ पर इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड यहाँ पर एक और चांस दिया गया है कि अगर जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से क्या क्राइटेरिया रहेगा। बीएससी और पीयूबीएससी के लिए उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही चाहिए है, लेकिन बात करते हैं जीएनएम की कि जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं क्या इसे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, जीएनएम के स्टूडेंट भी एम्स का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या रहेगा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल है वो होना चाहिए, जो भी वो हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो हॉस्पिटल 50 बेडेड मिनिमम होना चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। अब देखिए एज लिमिट की बात करते हैं, तो जो एज लिमिट रहने वाली है 18 से 30 साल ही इसकी एज लिमिट रहने वाली है। तो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एज पर डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन जनरल कंडीशन, तो कुछ कंडीशन में ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वो आपको वो यहाँ पर इसमें सिर्फ कुछ कंडीशन पर ही दिया जाएगा, बट जो 18 से 30 साल ही इसकी जो एज लिमिट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट की जो फीस रहने वाली है वो 3000 है, और एससी एसटी कैंडिडेट की जो फीस है वो होने वाली है 2400। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, तो वो सिंपली ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ये देखिए कि फ़ीस तो आपको पता चल गया, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के हेल्प से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमटेंस। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन फ़ी ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंड आफ्टर द डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ST ST सर्टिफिकेट टू बी अपलोड एट द लेटर स्टेज। तो जो फीस है SC ST के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको फीस रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पर जो रिफ़ंड है फीस जो है वो रिफ़ंड आ जाएगी। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये चीज़ ध्यान रखना, तो SC ST का तो रिफ़ंड आ ही जाएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ दी गई है SC ST कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर भी देखिए एग्ज़ाम दिया गया है CBT फर्स्ट का जो है यहाँ पर डेट दिया गया है सैटरडे एंड फ्राइडे 12 अप्रैल को फर्स्ट CBT फर्स्ट स्टेज फर्स्ट होगा। इससे सेकंड जो एग्ज़ाम होगा 2 मई को होने वाला है। अब जनरल कंडीशन भी यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए जैसा हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए यहाँ पर लिखा है गया 24/2/2025 से 17/3/2025 मतलब 17 मार्च 2025 अप टू 5 PM मतलब 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे के पहले ही आपको फॉर्म फिल कर देना है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको 12 बजे की रात के 12 बजे का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड 5 PM। तो 5 PM को क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, शाम के 5 बजे ही क्लोज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्नेचर है और थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर देखिए द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द इमेज ऑफ द फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पर इमेज लगने वाली है आपकी जो फोटो है, और सिग्नेचर आपके लगेंगे, थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जनरली यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको क्या क्या अपलोड करना है, इमेज अपलोड करना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन भी देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि SC ST OBC के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन कट ऑफ मार्क अदरवाइज अलाउड टू दोज बिलोंगिंग देयर कैटेगरीज फॉर द रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC who become eligible by age relaxation application in their case will be considered only for reserved seat of the category to which they belong even if they have the merit to be considered otherwise for UR मतलब जनरल।
तो कुछ यहाँ पर ये भी, अगर आपको पूरा, अगर आपको कंडीशन पढ़ना है, जनरल कंडीशन पढ़ना है, तो ये सारा आप ऑन खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल आपको दे दी गई है, तो आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये अब एज रिलैक्सेशन SC ST का 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर है। और देखिए यहाँ पर जो और भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट PWBD तो 13 साल, और PWBD 15 ईयर। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये सारे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात कर ली गई है कि एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलाइजेशन एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पर, जो ग्रुप B पोस्ट में है उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो कुछ इस तरह से हमें एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जनरल और EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो ये SC ST और OBC PWBD के लिए ये सारे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो कास्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो ये सारा हमारा हो जाता है आज की नोटिफिकेशन। आई होप कि आपके लिए ये जो क्लास है या फिर ये जो नोटिफिकेशन हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।